हेलो दोस्तों। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने घटनासार अर्धवार्षिक की करंट अफेयर्स के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वाले हिस्से को कवर किया था। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है आर्थिकी। 1 जुलाई 2026 को किसे आरबीआई का नया कार्यकारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया? रविशंकर को। बीवीजी रामजी एक्ट 2025 देश में कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2026 से। जून 2026 में किस राज्य की 4 आदिवासी फसलों सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी और बैगाड़ी अरहर और क्षत्रिय धान को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा मानकीकृत लोगो प्रस्तुत किया गया, जिसे 1 जुलाई 2027 से अनुमोदित खाद्य पदार्थों पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा, ताकि उपभोक्ता उत्पादों को आसानी से पहचान सकें और भ्रामक दावों से बच सकें। वह लोगो है वीगन खाद्य लोगो। जून 2026 में जारी हुरून ग्लोबल व यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है। 29 मई 2026 को एनसीडीईएक्स ने किस नाम से भारत के पहला सेबी अनुमोदित एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव अनुबंध मुंबई में लॉन्च किया? तो रेन मुंबई। मई 2026 में भारत ने किस अफ्रीकी देश के विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश का समर्थन करते हुए एक द्विपक्षीय परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? तो वो है इथियोपिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जून से 30 जून 2026 तक चलने वाले खेत बचाओ अभियान की शुरुआत कहां से की? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ग्राम रमसिया से। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2026 में विदेशी मुद्रा प्रवाह को प्रोत्साहित करने और बैंकिंग प्रणाली में डॉलर की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से किस डिपॉजिट के लिए विशेष स्वैप विंडो शुरू करने की घोषणा की? तो वो है एफसीएनआर डिपॉजिट्स, मुख्यतः अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा में किया जाने वाला जमा। जून 2026 में भारत और किस देश के बीच यूपीआई लिंक लॉन्च किया गया? तो नेपाल। देश की मजबूत आर्थिक वृद्धि के बीच मई 2026 का कुल जीएसटी कलेक्शन कितना दर्ज हुआ? तो 1.9 लाख 4 करोड़। 1 मई 2026 को किस देश ने तेल उत्पादक एवं निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से अपनी सदस्यता का परित्याग कर दिया? तो वह संयुक्त अरब अमीरात। स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क की कंपनी के शेयर 12 जून 2026 को शेयर मार्केट में सूचीबद्ध होने के बाद वह दुनिया के पहले ट्रिलियनियर यानी खरबपति बन गए हैं। इस समय उनकी संपत्ति हो गई है 1.1 ट्रिलियन डॉलर यानी लगभग 100 लाख करोड़। हाल ही में किस बैंक को फिनाकल इनोवेशन अवार्ड 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड को। हाल ही में आईसीएआर द्वारा लॉन्च किया गया एआई आधारित व्हाट्सएप टूल आयल सीड्स किसान मित्र संबंधित है तिलहन से। द्रौपदी मुर्मू ने आरईसी लिमिटेड को किस कंपनी में विलय की मंजूरी दे दी? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में। 2024 में पेरिस स्थित एफिल टावर के बाद 16 जून 2026 को फ्रांस के किस अन्य शहर में भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यानी यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम या यूपीआई का औपचारिक शुभारंभ हुआ? तो नीस शहर के गैलरीज लफायत नीस मासेना में। सार्वजनिक क्षेत्र का वह प्रतिष्ठान जो हाल ही में वैश्विक स्तर पर फंड बढ़ाने के लिए आरबीआई की स्वैप विंडो के माध्यम से $300 मिलियन जुटाने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन बना है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। जून 2026 में लॉन्च किए गए भारत के पहले सात्विक शेयर बाजार सूचकांक का नाम क्या है? बीएसई सात्विक 100। इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सहायता से ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी बीएसई इंडेक्स सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है। 16 मई 2026 को कहां पर भारत की पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ हुआ? असम के गुवाहाटी में। जून 2026 में एफएओ द्वारा जारी स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट 2026 में जलीय जीवों के उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वह दूसरा स्थान मिला है। अप्रैल 2026 में भारत की समृद्ध टेक्सटाइल विरासत को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए
कपड़ा मंत्रालय ने किस पहल को शुरू किया? तो विश्व सूत्र वीव्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड। 19 अप्रैल 2026 को कहां पर देश की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत की गई? तो उड़ीसा में। 23 जून 2026 को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित एक समारोह में यूआईटीपी अचीवमेंट अवार्ड फॉर ऑपरेशनल एक्सीलेंस से भारत की किस सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सम्मानित किया गया? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। अप्रैल 2026 में भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किस आईआईटी द्वारा लॉन्च किया गया? तो आईआईटी रोपड़। अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार द्वारा मशरूम मिशन का शुभारंभ किया गया? तो आंध्र प्रदेश। अप्रैल 2026 में भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा को डीजीसीए द्वारा कहाँ संचालित करने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो लक्षद्वीप में। अप्रैल 2026 में किस ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2 मई 2026 को कहां पर भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोलिंग प्रणाली का शुभारंभ किया? गुजरात में। मई 2026 में किस राज्य ने प्लेटफॉर्म आधारित गीग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र लॉन्च किया है? तो वह कर्नाटक। भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग द्वारा विकसित भारत का पहला आधिकारिक मोती पालन क्लस्टर कहां पर हाल ही में खोला गया? तो झारखंड के हजारीबाग में। 2015 में ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है? तो उज्बेकिस्तान। जून 2026 में कौन भारत का 130वां यूनिकॉर्न बना है? तो वह सर्वम एआई। जून 2026 में जारी सीएजी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में किस राज्य ने सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया? मेघालय ने। 19 जून 2026 को भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनी को देश की 29वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। मई 2026 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दुनिया में स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान द्वारा 30 अप्रैल 2026 को जारी वार्षिक समुद्री मछली उत्पादन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य मत्स्य उत्पादन में 6.85 लाख टन के योगदान के साथ शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? तो वह तमिलनाडु। रिपोर्ट के अनुसार मत्स्य उत्पादन में दूसरे स्थान पर गुजरात है और तीसरे स्थान पर केरल है। हाल ही में किस आईआईटी ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए भारत का पहला वियरेबल वियरेबल पेमेंट इकोसिस्टम रिंग वन लॉन्च किया है? तो वह है आईआईटी मद्रास। जून 2026 में पूर्वोत्तर के किस राज्य ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया? त्रिपुरा में। मई 2026 में भारत का पहला पूर्वोत्तर डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य कौन बना? केरल। मई 2026 में किस राज्य द्वारा बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई? तो वह असम। मई 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने किन दो शहरों के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी प्रदान की? धोलेरा से अहमदाबाद। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा मई 2026 में अरुणाचल प्रदेश को भारत की प्रमुख जैविक कीवी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए किस मिशन को शुरू किया है? तो वह अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल कीवी यूएसपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। 13 अप्रैल 2026 को भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 को अधिसूचित किया है? तो वह 10,000 करोड़। वो भारतीय कंपनी जो वित्त वर्ष 2025-26 में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली पहली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? तो वह अमूल। मार्च 2026 में किस कंपनी ने पर्याप्त बाजार गहराई वाले ऋण सूचकांकों के लिए भारत में पहला पैसिव हाइब्रिड फंड लॉन्च किया है? तो वह है एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हाल ही में किस ग्रामीण बैंक द्वारा भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की गई? तो वह त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और समुद्री लॉजिस्टिक में आई बाधाओं को देखते हुए एमएसएमई निर्यातकों को फायदा पहुंचाने के लिए 497 करोड़ रुपए की किस योजना को मंजूरी प्रदान की? तो वह रिलीफ यानी रिसाइलेंस एंड लॉजिस्टिक्स।
इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। मार्च 2026 में किस राज्य से संबंधित नागौरी पान मेथी को प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया? तो वह राजस्थान। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 18 मार्च 2026 को स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किस ब्रांड को लॉन्च किया गया? तो रीसा टाइमलेस ट्राइबल। मार्च 2026 में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट सुविधा चालू करने वाला भारत का पहला ऋणदाता बैंक बना है बैंक ऑफ बड़ौदा। 11 से 13 अप्रैल 2026 के बीच उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो रायसेन मध्य प्रदेश में। केंद्रीय बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं की घोषणा की गई। ऑरेंज इकोनॉमी संबंधित है ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियों से। कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 20 मार्च 2026 को भारत ने कितने बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य पूरा किया? 1 बिलियन टन। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन यानी MC14 26 से 29 मार्च 2026 के बीच कहाँ पर आयोजित किया गया? तो याओंडे कैमरून में। मार्च 2026 में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है आंध्र प्रदेश। मार्च 2026 में भारत के इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के लिए भारत सरकार ने पीएम ड्राइव योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी है? 2028 तक। फोर्ब्स द्वारा मार्च 2026 में जारी फोर्ब्स बिलियनियर्स की सूची में शामिल भारतीय मूल के वह अरबपति जिन्होंने सबसे युवा यानी 22 वर्ष की उम्र में सेल्फ मेड अरबपति बनने का रिकॉर्ड बनाया, वह सूर्या मिधा। मध्य प्रदेश सरकार 2026 को किस वर्ष के रूप में मना रहा है? कृषि वर्ष। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई मुद्रास्फीति डेटा के लिए 2012 के स्थान पर किस नए आधार वर्ष को अपनाया गया? वर्ष 2022 को। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में किस मिशन को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। दुर्लभ खनिजों में आत्मनिर्भरता के लिए इन खनिजों से समृद्ध किन राज्यों में रेयर अर्थ मेटल गलियारा बनाने की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई है? तो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में खादी व कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा की? तो महात्मा गांधी स्वराज पहल, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। केंद्रीय बजट 2026-27 में स्वीकार की गई 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों में केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी कितने निर्धारित है? तो 41%। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत की विकास दर कितनी अनुमानित है? 6.8 से 7.2%। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन अनुमानित है? तो 357.5 मिलियन टन। हाल ही में आरबीआई द्वारा अधिकृत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सब्सिडी हस्तांतरित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो वह है गुजरात। जनवरी 2026 में ब्रांड फाइनेंस ग्रुप द्वारा जारी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष स्थान पर रहने वाला कौन सा ब्रांड है? तो वह है एप्पल, जो कि अमेरिका का है। हाल ही में भारत और कनाडा ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को दुगुना करके कितना करने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो वह $50 अरब। मार्च 2026 में जारी ब्रांड फाइनेंस बैंकिंग 500 की 2026 की सूची में किस भारतीय बैंक को वैश्विक स्तर पर 16वीं सबसे मजबूत बैंक घोषित किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में अदानी पोर्ट्स द्वारा भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज कहाँ स्थापित किया गया? तो दीघी, महाराष्ट्र और उड़ीसा के गोपालपुर में। केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र के लिए किस एआई आधारित टूल की घोषणा की गई है? भारत विस्तार। मार्च 2026 में सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उसकी किस पहल के लिए इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? बैंक 14 सुरक्षित डोमेन पहल के लिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा निवेश गंतव्य बनकर कौन सा राज्य उभरा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। यहाँ कुल प्रस्तावित निवेश का 25.3% हिस्सा निवेशित होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 जनवरी 2026 को
नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित 25 फसलों को कितनी उन्नत किस्मों का अनावरण किया? 184। इसके बाद हम लोग देखते हैं पुरस्कार के बारे में। 28 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया? तो वह सेशल्स। हाल ही में किस भारतीय राज्य की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? वह है राजस्थान। मई 2026 में भारत की एक टीम ने द अर्थ प्राइज 2026 का ग्लोबल विनर का खिताब जीता। इस टीम के सदस्यों में शामिल हैं विवान छावछरिया, एरियाना अग्रवाल और अभ्याना मेहता। इस टीम ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक्स निकालने के लिए इमली के बीजों से एक बायोडिग्रेडेबल पाउडर बनाया है। जून 2026 में यूके की संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वह हर्षवर्धन। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन को यह अवार्ड विकसित भारत 2047 के विजन और क्रिकेट के विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। मई 2026 में सऊदी अरब सरकार ने बैतूम पुरस्कार के तहत किस देश को हज समन्वयक के रूप में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो है भारत। जून 2026 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट्स द्वारा कार्टूनिंग में उत्कृष्टता के लिए किसे प्रतिष्ठित बॉटन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो वो है सुहानी शेख, जो कि हैदराबाद की हैं। जून 2026 में प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं सुदर्शन पटनायक। जून 2026 में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया? तो वो है स्लोवाकिया। 19 अप्रैल 2026 को हैदराबाद में किसे प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन 2026 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह है डॉक्टर CH श्रीनिवासन राव। हाल ही में हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? सयानी गुप्ता को। अप्रैल 2026 में यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में किस पूर्व भारतीय राज्यसभा सदस्य को प्रतिष्ठित ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? वह जोगिन पल्ली संतोष कुमार। वह भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें इंडेंजर्ड पक्षी इंडियन स्कीमर के संरक्षण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अप्रैल 2026 में विटली अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह है परवीन शेख। परवीन शेख द्वारा समुदाय के नेतृत्व में शुरू किए गए गार्जियन मॉडल ने घोंसलों में स्कीमर पक्षी के जीवित रहने की दर को 14% से बढ़ाकर 27% तक पहुंचा दिया है। मई 2026 में किन दो भारतीयों को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो वह है सुपर्णा शर्मा और RK आनंद। मई 2026 में दिल्ली मेट्रो के 32वें स्थापना दिवस समारोह में किसे मेट्रो वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? सुषमा यादव को। भारतीय मूल के वो पहले भौतिकी वैज्ञानिक जिन्होंने हाल ही में भौतिकी का उल्फ पुरस्कार प्रदान किया, वह डॉक्टर जैनेंद्र के जैन। मई 2026 में किस भारतीय को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया गया? वह सोमा मंडल। 17 मई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो स्वीडन। 18 मई 2026 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के राजा हेरोल्ड पलचम ने अपने देश के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रियल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। 30 जून जून 2026 में दिए गए इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया? तो वह नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक खेल से संबंधित है। ताइवानी लेखिका यांग सुआंग जी को उनके किस उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद को वर्ष 2026 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह ताइवान ट्रैवलॉग। 21 मई 2023 को
21 मई 2026 को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा इसरो के किस ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन को प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? चंद्रयान-3 मिशन को। 2 जून 2026 को भारत के किस कार्यक्रम को स्वीडन के कर्ट बर्ग फोर्स फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त $1.5 मिलियन के फूड प्लेनेट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो वो है आंध्र प्रदेश के सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम को। मई 2026 में खाद्य एवं कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल 2026 से किस शासनाध्यक्ष को सम्मानित किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वह भारतीय किसान जिसे मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र के कृषि संगठन द्वारा सॉइल फार्मर ऑफ हीरो के सम्मान से सम्मानित किया गया, तो है तमिलनाडु का वल्लुवन। तमिलनाडु के पुचाली जिले में रहने वाले वल्लुवन को यह सम्मान उनकी बहुफसली और पेड़ आधारित कृषि पद्धतियों के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए दिया गया है। जून 2026 में पोलैंड सरकार द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को दिए गए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को वापस लेने की घोषणा की, तो ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। 17 अप्रैल 2026 को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूजवेल्ट फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंटरनेशनल फॉर फ्रीडम अवार्ड। अप्रैल 2026 में वन्यजीवों की रक्षा करने और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों को संरक्षित करने में उनके अथक प्रयासों के लिए किसे WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह है अनीता चौधरी। मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नंदामुरी बालकृष्णन को। 16 मार्च 2026 को ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा प्रतिष्ठित KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को। 31 मार्च 2026 को हिंदी भाषा के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2025 के लिए ममता कलिया को उनके किस संस्मरण के लिए दिया गया? तो जीते जी इलाहाबाद के लिए। 14 मार्च 2026 को जिस किस तमिल कवि और लेखक को वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? वो है आर बैरामुथु जो कि तमिलनाडु से हैं। वर्ष 2026 का मार्क लेंटन इतिहास पुरस्कार यूके के विलियम डेल रिम्पल को उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है? द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड। मार्च 2026 में किस भारतीय को यूके और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया? तो वह है एन चंद्रशेखरन। मार्च 2026 में महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह कल्पना सोरेन। भारत की वह अंग्रेजी शिक्षाविद जिन्हें फरवरी 2026 में वंचित समुदायों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने हेतु उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए $1 मिलियन राशि वाले 2026 के ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया? वह है रूबल नागी। फरवरी 2026 में 68वें ग्रैमी अवार्ड में किस धर्मगुरु ने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो वह तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। भारतीय मूल के वह जलवायु वैज्ञानिक जिन्हें हाल ही में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा भूवैज्ञानिक नोबेल कहा जाने वाला वर्ष 2026 का क्रेफोर्ड पुरस्कार प्रदान किया गया? वह वीरभद्रन रामनाथन। हाल ही में किस देश की महारानी दोरजी वांगमो वांगचुक को असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वह भूटान की। हाल ही में मणिपुर राज्य से संबंधित वह फिल्म जिसे बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रन और फैमिली फिल्म का अवार्ड मिला है, वह बुंग। मार्च 2026 में लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित एस्मंड मार्टिन संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो वह डॉक्टर कृति के करंत। इसके बाद हम लोग देखते हैं खेल के बारे में। 5 जुलाई 2026 को खेले गए T20 आईसीसी महिला विश्व कप के 10वें संस्करण का खिताब किस देश ने रिकॉर्ड 7वीं बार जीता है? वो है ऑस्ट्रेलिया। जून 2026 में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 356 विकेट लेने के साथ ही महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट यानी 166 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? भारत की दीप्ति शर्मा। जून 2026 में भारत के 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं?
हर्षवर्धन जीवी जो कि चेन्नई से हैं। जून 2026 में किस पूर्व क्रिकेटर को DRIV का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वो है MS धोनी। अप्रैल 2026 में कौन सा भारत का 95वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? तो वह है अरोन्याका घोष जो कि पश्चिम बंगाल से हैं। जून 2026 में फीफा ने कामकाज के नियमों का उल्लंघन करने के कारण किस फुटबॉल एसोसिएशन को बर्खास्त कर दिया? तो वह है नेपाल। भारतीय युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 21 जून 2026 को किस देश के विरुद्ध मात्र 11 गेंदों पर अर्धशतक लगा दिया और लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? वह श्रीलंका। जून 2026 में अर्जेंटीना के किस प्रांत में लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो न्यू क्वेन में। जून 2026 में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी है हरमनप्रीत कौर जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। अप्रैल 2026 में किस IIT ने भारत के पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल को पेश किया? तो वह है IIT मद्रास। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के दौरान IPL में 9,000 रन पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली। किस IIT कंपनी ने किस आईटी कंपनी हाल ही में आईटी कंपनी इंफोसिस ने किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? वो है कार्लोस अल्काराज। हाल ही में भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर कौन बनी है? तो रितिका श्री। वह भारतीय क्रिकेटर जिसे अप्रैल 2026 में भारत में फार्मूला वन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया तो वह श्रेयस अय्यर। जून 2026 में जारी टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में 2026 में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को स्थान मिला है? वो है स्मृति मंधाना जो कि क्रिकेट से संबंधित है। प्रतिभाशाली एथलीटों के डीएनए की मैपिंग के लिए हाल ही में कहां पर स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया? तो गुजरात में। मई 2026 में शतरंज इतिहास में आधिकारिक तौर पर दूसरे सबसे कम उम्र यानी 12 वर्ष 6 महीने और 26 दिन के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं वो है अर्जेंटीना के फॉस्टिनोरो। 20वें एशियन गेम 2026 का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 के बीच कहां पर किया जाएगा? तो जापान के आइची प्रांत की राजधानी नागोया में। जून 2026 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के गोल्ड मेडल से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो है विश्वनाथ आनंद। मई 2026 में खेली गई IPL 2026 का खिताब फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर किस टीम ने जीता? तो RCB ने। मई 2026 में किसे 2026 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक मेजबानी सौंप दी गई है? तो मेघालय को। 7 जून 2026 को अहमदाबाद के संपन्न पहले विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में कौन सा देश 102 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 114 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर आया? तो वह भारत। 2026 में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किसे भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है? तो रोहित राजपाल को। जून 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं वैभव सूर्यवंशी। मई 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वह लियोनेल मेसी। जून 2026 में खेले गए पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब जीतकर फाइनल में जापान को 4-1 से पराजित कर दिया किस देश ने? तो भारत ने तीसरी बार किया है। न्यूजीलैंड के वह क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने 12 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की तो वह है केन विलियमसन। जून जुलाई 2026 में 10वें ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? वेल्स और इंग्लैंड में। 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मेजबान देश हैं अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। मई 2026 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए खिलाड़ी हैं मुशफिकुर रहीम जो कि पूर्व वर्ग बांग्लादेश के हैं और उसके बाद लॉरेन वेल जो कि महिला वर्ग इंग्लैंड की हैं। मुशफिकुर रहीम जो कि पुरुष वर्ग के हैं और बांग्लादेश से हैं और लॉरेन बेल जो कि महिला वर्ग की हैं और इंग्लैंड की हैं। अप्रैल 2026 में प्रदान किए गए विजडन अल्मानैक पुरस्कारों में किसी विजडन महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो भारत की दीप्ति शर्मा को। अप्रैल 2026 में प्रदत्त विजडन अल्मानैक पुरस्कारों में किसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? तो भारत के अभिषेक शर्मा को। भारतीय मूल की 11 वर्षीय महिला शतरंज खिलाड़ी जिसने अप्रैल 2026 में जारी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की ताजा रेटिंग में 2366 अंक अर्जित करके 4 बार की ब्रिटिश महिला चैंपियन 25 वर्षीय लैन याओ को पीछे छोड़कर इंग्लैंड की शीर्ष क्रम की महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है तो वह है बोधना शिवनंदन। ICC ने अप्रैल 2026 के लिए किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो नाहिद राणा जो कि बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हैं
और लॉरा वुलवाटर जो कि दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक छत्तीसगढ़ में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में 23 स्वर्ण पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो कर्नाटक बना है। वह पुरुष और महिला क्रिकेटर जिन्हें फरवरी 2026 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया। तो साहिब जदा फरहान पुरुष वर्ग में जो कि पाकिस्तान से है, और अरुंधति रेड्डी जो कि महिला वर्ग में भारत से है। मार्च 2026 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र यानी 15 वर्ष 223 दिन में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो फैनी उटागुसीमा निंदे जो कि रवांडा की हैं। मार्च 2026 में आईपीएल की कौन सी फ्रेंचाइजी 1600 करोड़ से अधिक में बिकने वाली आईपीएल की सबसे महंगी टीम बन गई है? तो वो है आरसीबी। अप्रैल 2026 में बैंकॉक में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले दुनिया की पहली स्क्वाड्रल एम्प्यूटी यानी चारों अंग गंवा चुकी खिलाड़ी बनी है पायल नागा जो कि उड़ीसा भारत की हैं। वर्ल्ड आर्चरी संघ द्वारा किस खिलाड़ी को मार्च 2026 में पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भारत के शीतल देवी को। मार्च 2026 में एशियाई स्क्वाश महासंघ ने वर्ष 2025 का उत्कृष्ट पुरुष और महिला खिलाड़ी घोषित किया है। पुरुष वर्ग में अभय सिंह को और महिला वर्ग में अनाहत सिंह को। ये दोनों भारत से हैं और 6 से 22 फरवरी 2026 के बीच 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन इटली में किया गया और इन खेलों का शुभंकर था टीना यानी सफेद कलगी वाला नेवला। 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में सर्वाधिक 6 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया जोहान्स होसफ्लोट क्लेबोर्न जो कि नॉर्वे के हैं। क्रॉस कंट्री स्कीइंग में फरवरी 2026 में टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने हैं राशिद खान जो कि अफगानिस्तान के हैं। वह भारतीय महिला क्रिकेटर जिसे फरवरी 2026 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से प्रदान किया गया तो वह स्मृति मंधाना। वह भारतीय क्रिकेटर जिसे फरवरी 2026 में यूनाइटेड नेशंस रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन चुना है तो वह सचिन तेंदुलकर। हाल ही में खेली गई रणजी ट्रॉफी क्रिकेट 2026 का खिताब पहली बार किस राज्य ने फाइनल में कर्नाटक को पराजित करके जीता है? तो वह जम्मू कश्मीर। फरवरी 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश को परास्त करके छठी बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब जीता? तो वह इंग्लैंड। 8 मार्च 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आईसीसी टी20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को 96 रन से पराजित करके भारत ने अब तक कुल कितनी बार टी20 विश्व कप का खिताब जीता? तो कुल 3 बार, 2007, 2024 और 2026 में। 2026 टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो संजू सैमसन जिन्होंने कुल 321 रन बनाए थे। मार्च 2026 में किस देश को 2028 विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबान सौंपी गई? तो भारत को। मार्च 2026 में किस देश को 2027 राष्ट्र मंडल युवा खेलों की मेजबानी सौंपी गई? तो वह माल्टा। मार्च 2026 में किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश WPS लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया? तो सौरभ घोषवाल। 39वें नेशनल गेम्स 2026 की जगह 2027 में किस भारतीय राज्य में आयोजित 39वें नेशनल गेम्स 2026 की जगह 2027 में किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो वह मेघालय। क्लाउडेड लेपर्ड 39वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर है। अप्रैल 2026 में किस महिला क्रिकेटर को 18 ब्रांड का एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो है स्मृति मंधाना। और जनवरी 2026 में खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो दीव के घोघला बीच पर। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी। इसमें सबसे पहले है जापान की भारत की प्रधानमंत्री की यात्रा, जापान की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। जापान की प्रधानमंत्री सुश्री तकाइची सनाए ने एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 1 से 3 जुलाई 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की। इस दौरान उन्होंने 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। 2 जुलाई को दोनों देशों के बीच शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री तकाइची सनाए के बीच हुई वार्ता के बाद भारत और जापान ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, धातु, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने और आर्थिक सुरक्षा के लिए संयुक्त रोडमैप तैयार करने पर सहमति जताई है। रक्षा क्षेत्र में दोनों देश सैन्य उपकरणों का मिलकर विकास एवं उत्पादन करने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच शिखर वार्ता के बाद दोनों देशों ने 6 महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत जापान संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक बातचीत की। इसमें व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान शामिल है। दोनों पक्षों ने आर्थिक साझेदारी ढांचा, ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी को मजबूत करने और एआई पर 3 अहम दस्तावेज भी स्वीकार किए। दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री और रक्षा सहयोग को गहरा करने की दिशा में भी कदम उठाए। इसमें अधिक नौसैनिक अभ्यास, रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग और जापान भारत 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन शामिल है। साझा बयान में पीएम मोदी ने कहा, आर्थिक सुरक्षा के लिए संयुक्त रोड मैप से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम प्रौद्योगिकी और उन्नत सामग्रियों जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को अधिक सुदृढ़ और लचीला बनाएंगे। जापान से एक साल में 100 से अधिक नए कारोबारी समझौते हुए। इनसे $10 अरब से अधिक जापानी निवेश के आने की उम्मीद है। भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में पीएम मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी की गाड़ी बनाने वाली देश की चौथी फैक्ट्री का भी उद्घाटन किया। भारत और जापान के बीच हुए 6 क्षेत्रों में समझौते। पहला है रक्षा क्षेत्र। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने अपने पहले रक्षा सह विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत दोनों देश नौसैनिक प्लेटफॉर्म के लिए नेवल रेडियो एंटीना यूनिकॉर्न का संयुक्त रूप से विकास करेंगे और रक्षा सह विकास वह व्यवस्था है जिसमें दो देश मिलकर किसी सैन्य प्रणाली, उपकरण या रक्षा प्लेटफॉर्म का संयुक्त विकास करते हैं। इसका उद्देश्य तकनीकी विशेषज्ञता साझा करना, लागत कम करना तथा रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। यूनिकॉर्न का पूरा नाम यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना है। यह आधुनिक नौसैनिक युद्धपोतों के लिए विकसित एक उन्नत एंटीना प्रणाली है, जिसमें कई अलग-अलग एंटीना को एक ही संरचना में एकीकृत किया जाता है। इससे युद्धपोत की स्टेल्थ क्षमता बढ़ती है, क्योंकि बाहरी एंटीना की संख्या कम होने से रडार पर उनकी पहचान करना कठिन हो जाता है। उसके बाद है एआई क्षेत्र। दोनों देशों ने एआई में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे नई तकनीक विकसित करने और एआई प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत भारत को जापान अपने सुपर कंप्यूटर तक पहुंच प्रदान करेगा। उसके बाद है आर्थिक सुरक्षा क्षेत्र। दोनों देश सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज और जरूरी सामान की सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे ताकि संकट के समय आपूर्ति प्रभावित न हो। उसके बाद है स्वास्थ्य क्षेत्र। फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइस और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी समझौते हुए हैं। दोनों देश मिलकर सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं विकसित करेंगे। नेक्स्ट है ऊर्जा क्षेत्र। भारत जापान बायोगैस पहल के तहत देश में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक खाद प्लांट लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था और निवेश का क्षेत्र। भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम के तहत 129 व्यापारिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। जापान ने भारत में बुनियादी ढांचे और विभिन्न उद्योगों के लिए 2 ट्रिलियन येन, लगभग 1.18 लाख करोड़ रुपए से अधिक के भारी निवेश की घोषणा की है। भारत और जापान वर्ष 2027 को ईयर ऑफ शेयर्ड होरिजोनस के रूप में मनाने के लिए सहमत हुए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आरोग्य सेतु 2.0 सहित अन्य डिजिटल स्वास्थ्य पहलों का शुभारंभ। भारत सरकार ने देश की डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 29 जून 2026 को आरोग्य सेतु 2.0 और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य पहलों का शुभारंभ किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस नई प्रणाली का उद्घाटन किया। पहले कोविड-19 के दौरान संपर्क अनुरेखण यानी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए विकसित आरोग्य सेतु ऐप को अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत एक पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एप्लीकेशन के रूप में पुनः विकसित किया गया है। आरोग्य सेतु 2.0 अब केवल स्वास्थ्य आपातकालीन निगरानी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधन प्लेटफॉर्म बन गया है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता अपना आयुष्मान भारत हेल्थ हेल्थ अकाउंट बना सकते हैं। सहमति के आधार पर डॉक्टरों या अस्पतालों के साथ भी साझा कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप में स्कैन एंड शेयर की सुविधा भी जोड़ी गई है, जिससे मरीज अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में तेजी से पंजीकरण करा सकेंगे और यह सुविधा स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सरल, तेज और कागज रहित बनाने में सहायक होगी। इसके बाद है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन।
भारत का राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है, जिसका उद्देश्य देश भर में इंटर ऑपरेबल डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड और एकीकृत स्वास्थ्य पहचान प्रणाली विकसित करना है। जून 2026 तक इस मिशन के तहत 90 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाए जा चुके हैं। वहीं 25 जून 2026 तक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में 38 करोड़ से अधिक आभा हेल्थ आईडी यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी 4.80 लाख से अधिक पंजीकृत स्वास्थ्य संस्थान और 9.5 लाख से अधिक पंजीकृत डॉक्टर शामिल हो चुके थे। यह भारत के डिजिटल स्वास्थ्य नेटवर्क के तेजी से विस्तार को दर्शाता है। कार्यक्रम के दौरान नेशनल हेल्थ क्लेमेक्स एक्सचेंज की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच स्वास्थ्य बीमा दावों की प्रक्रिया को मानकीकृत करना है, जिससे दावों का निपटान तेज और त्रुटियों में कमी आए। इसके साथ ही सरकार ने ड्रग रजिस्ट्री, कॉमन लॉनिक यानी LOINC कोड्स फॉर इंडिया तथा भारत हेल्थ टर्मिनोलॉजी सर्विस, आयुष्मान सारथी चैटबॉट और ई सुश्रित क्लिनिक भी लॉन्च किया है। ये पहले देश में स्वास्थ्य संबंधी डेटा के मानकीकरण, रिकॉर्ड प्रबंधन और विभिन्न डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगी। उसके बाद है भारत में वैज्ञानिक रूप से दर्ज जीव जंतुओं की संख्या हो गई है 1,05,953। भारत की जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी का दायरा और बढ़ गया है। वर्ष 2025 के दौरान देश में 483 ऐसी जीव प्रजातियां खोजी गई, जिन्हें विज्ञान ने पहली बार दर्ज किया है, जबकि 226 प्रजातियां ऐसी मिली जो पहली बार भारत में रिकॉर्ड की गई। यानी कुल 709 नए जीवों के रिकॉर्ड देश के जैव विविधता डेटाबेस में जुड़े हैं। इसके साथ ही भारत में वैज्ञानिक रूप से दर्ज जीव जंतु की कुल संख्या बढ़कर 1,05,953 हो गई है। ये जानकारी 30 जून 2026 को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 111वें स्थापना दिवस पर कोलकाता में आयोजित एनिमल टेक्सोनॉमी समिट 2026 के दौरान की गई। इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एनिमल डिस्कवरी 2025, प्लांट डिस्कवरी 2025 और फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट वर्जन 3.0 जारी की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार दुनिया के कुल भूभाग का केवल 2.4% हिस्सा भारत के पास है, लेकिन यहाँ दुनिया की 7 से 8% दर्ज प्रजातियां पाई जाती हैं। यही वजह है कि भारत दुनिया के 17 सबसे बड़े जैव विविधता वाले देशों में शामिल है। मंत्री ने बताया कि केरल में सबसे ज्यादा 98 नई, पश्चिम बंगाल में 76, कर्नाटक में 67 और अरुणाचल प्रदेश में 65 नई प्रजातियां दर्ज की गई हैं। वन्य जीव संरक्षण की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि 2014 के बाद देश में टाइगर रिजर्व की संख्या 47 से बढ़कर 58 हो गई हैं और एशियाई शेरों की संख्या 523 से बढ़कर 891 पहुंच गई है। वहीं रामसर साइट 24 से बढ़कर 100 और इको सेंसिटिव जोन करीब 1865 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 68,500 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है। इस अवसर पर पैलियो इंडिया पोर्टल भी लॉन्च किया गया। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देश भर में मिले 5,000 से अधिक जीवाश्म की जानकारी उपलब्ध होगी। इसे वैज्ञानिकों के साथ साथ आम लोग भी जीवाश्म और जैव विविधता से जुड़ी जानकारी आसानी से देख सकेंगे। नेक्स्ट है लेह में भारत के पहले हाई एल्टीट्यूड फ्लावर पार्क की आधारशिला रखी गई। लद्दाख के लेह जिले में 22 जून 2026 को दो उच्च हिमालयी पुष्प उद्यानों यानी फ्लोरिकल्चर पार्क की आधारशिला रखी गई। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने चोगला मसर और अस्तकना में इन परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं को भारत में अपनी तरह का पहला प्रयास बताया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में फूलों की खेती को बढ़ावा देना है और जैव विविधता को समृद्ध करना और स्थानीय लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करना है। फ्लोरिकल्चर बागवानी की वह शाखा है जो फूलों और सजावटी पौधों की खेती से संबंधित होती है। पहला फ्लोरिकल्चर पार्क चोगला मसर में विकसित किया जा रहा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 92,687 वर्ग मीटर होगा। इसे लद्दाख की पहली समर्पित फ्लोरिकल्चर परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है। दूसरी परियोजना लेह स्थित लद्दाख विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इस्तकना परिसर में स्थापित की जाएगी। यह पार्क 1.02 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विकसित होगा, जो देश का पहला हाई एल्टीट्यूड पार्क होगा। दोनों परियोजनाएं मिलकर क्षेत्र में फूलों की खेती और अनुसंधान को नई दिशा प्रदान करेंगी। इन परियोजनाओं को तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कृषि विभाग और CSIR हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान
IHBT पालमपुर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन केंद्रों पर लिली, ग्लैडियोलस और ट्यूलिप जैसे उच्च मूल्य वाले फूलों की खेती का प्रदर्शन किया जाएगा। बाद में इस तकनीक और अनुभव को किसान सहकारी समितियों को हस्तांतरित किया जाएगा, जिससे वे व्यावसायिक स्तर पर फूलों की खेती कर सकें। उसके बाद है चेन्नई में विश्व के पहले CuCl थर्मोकेमिकल चक्र पर आधारित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र। परमाणु ऊर्जा विभाग यानी DAE ने 26 जून 2026 को कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र पर आधारित और परमाणु ऊर्जा से संचालित दुनिया के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र की शुरुआत की है। यह पूरी तरह से कार्बन मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से पानी से हाइड्रोजन का निर्माण करता है। यह संयंत्र कलपक्कम में बने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से निकलने वाली परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करके चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने की। इस केंद्र को मॉडल या प्रौद्योगिकी को परखने के लिए या परखने वाले संयंत्र के रूप में तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा पूरी तरह अपने देश में विकसित की गई CuCl यानी कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र और फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से निकलने वाली अत्यधिक अत्यधिक उष्मा का उपयोग करके हाइड्रोजन बनाकर दिखाना है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयले से अमोनियम नाइट्रेट उत्पादन परियोजना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2026 में ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में भारत की पहली व्यावसायिक पैमाने की कोयला से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की योजना की आधारशिला रखी है। इस परियोजना को कोल इंडिया लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के संयुक्त उद्यम भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना में 25,016 करोड़ का निवेश शामिल है और यह ऊर्जा सुरक्षा, आयात प्रतिस्थापन और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्य वर्धन की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की सुविधा है जिसे कोयला गैसीकरण के माध्यम से घरेलू कोयले की तकनीक ग्रेड अमोनिया नाइट्रेट में परिवर्तित करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बनेगा भारत का पहला हेलीकॉप्टर कॉरिडोर। भारत के सबसे लंबे और आधुनिक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर केंद्र सरकार ने देश के पहला समर्पित हेलीकॉप्टर कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है। इस हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के तहत घायलों को गोल्डन आवर में एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट करके सीधे अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा और आम जनता के लिए हवाई सुविधा पूरी तरह मुफ्त रहेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के बीच जून 2026 में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लग गई है। योजना के तहत 1386 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के किनारे हर 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस हेलीपैड और छोटे एरोड्रोम बनाए जाएंगे और घायलों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाने के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। फीस भुगतान NHAI रोड सेफ्टी फंड से करेगा। हालांकि इस पूरे एयर कॉरिडोर के परिचालन का वित्तीय मॉडल तैयार कर लिया गया है। इसके लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 3 से 5% यानी 15 से 25 रुपए टोल टैक्स में मामूली बढ़ोतरी करने का भी प्रस्ताव है। परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के तहत लागू की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार देगी जबकि संचालन निजी विमानन कंपनियां करेंगी। दुनिया के कई देशों में ऐसी सुविधाएं पहले से संचालित हैं, जैसे जापान में एक्सप्रेसवे के किनारे डॉक्टर हेली नेटवर्क बीते 2 दशकों से संचालित है। वहाँ हाईवे पर दुर्घटना की सूचना मिलते ही डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ सक्रिय हो जाते हैं। चीन में 2018-19 से संघाई और पर्ल रिवर डेल्टा जैसे व्यस्त आर्थिक एक्सप्रेसवे के किनारे लो एल्टीट्यूड कॉरिडोर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है भारत 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण वाला बड़ा देश। 22 जून 2026 को जारी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत ने जहाज पुनर्चक्रण यानी सीप रिसाइकलिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र बनने का गौरव भी प्राप्त किया। इस मामले में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी बढ़कर 35.4% तक पहुंच गई है, जबकि कुल पुनर्चक्रण मात्रा 2.99 मिलियन ग्रॉस टन दर्ज की गई है। यह वृद्धि 2024 के 30.1% और 1.86 मिलियन ग्रॉस टन की तुलना में उल्लेखनीय है। इस उपलब्धि ने भारत को समुद्री उद्योग में एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। जहाज पुनर्चक्रण वह प्रक्रिया है जिससे अपनी उपयोगी आयु पूरी कर चुके जहाजों को तोड़कर
उनसे स्टील, मशीनरी तथा अन्य मूल्यवान सामग्रियों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भारत में यह उद्योग मुख्य रूप से गुजरात के अलंग में केंद्रित है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े जहाज पुनर्चक्रण केंद्रों में गिना जाता है। अलंग शिप रिसाइकलिंग यार्ड ने पिछले कुछ वर्षों में आधुनिक तकनीकों और बेहतर सुरक्षा मानकों को अपनाकर अपनी क्षमता और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि की है। विशेष बात यह है कि भारत ने यह उपलब्धि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के निर्धारित लक्ष्य से पहले हासिल कर लिया है। भारत में जहाज पुनर्चक्रण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 लागू किया गया है। यह कानून भारतीय कानूनों को जहाजों के सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्चक्रण से संबंधित हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुरूप बनाता है। भारत ने वर्ष 2019 में इस सम्मेलन का अनुमोदन किया था और 26 जून 2025 से इसके प्रावधान अनिवार्य हो गए। इस सम्मेलन के तहत श्रमिकों की सुरक्षा, खतरनाक अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान और पर्यावरण संरक्षण के लिए स्पष्ट मानक निर्धारित किए गए हैं। जहाज पुनर्चक्रण उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने 53.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस सहायता के परिणाम स्वरूप 115 पुनर्चक्रण सुविधाएं हांगकांग सम्मेलन के मानकों के अनुरूप बनाई गई हैं। सरकार भविष्य में अलग सीप रिसाइकलिंग यार्ड के विस्तार के माध्यम से देश की पुनर्चक्रण क्षमता को लगभग 9 मिलियन लाइट डिस, डिस्प्लेसमेंट टन तक बढ़ाने की योजना पर कार्य कर रही है। इससे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और मजबूत होने की संभावना है। नेक्स्ट है कि झारखंड की जादव पटिया पेंटिंग सहित 11 उत्पादों को जीआई टैग मिला। जून 2026 में झारखंड के 11 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किए गए। इसमें भोया साड़ी और फैब्रिक, कुचाई सिल्क साड़ी, केसरिया कलाकंद, डोकरा क्राफ्ट, तुमका चादर, बारवानी पेंटिंग, मुंडा ज्वेलरी, झारखंड बैम्बू क्राफ्ट, टसर सिल्क और साड़ियाँ, जादू पाटिया पेंटिंग और पंचो साड़ी तथा फैब्रिक शामिल हैं। इससे पहले राज्य की सोहराई पेंटिंग को भी जीआई टैग मिल चुका है, जबकि राज्य के कई अन्य उत्पाद अंतिम पंजीकरण की प्रतीक्षा में है। जादू पटिया नाम जादू समुदाय से आया है, जो ये पेंटिंग बनाते हैं, और पटिया का अर्थ है वह स्क्रॉल या कागज या कपड़े का वह टुकड़ा जिस पर यह चित्र बनाया जाता है। और ये कलाकार झारखंड के दुमका जिले के नवासार गांव में रहते हैं। इन चित्रों के विषय रामायण और महाभारत की कहानियां, त्योहार और अन्य अनुष्ठान होते हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण विषय मृत्यु के बाद का जीवन यानी संथाल समुदाय के अनुसार है। जब किसी संथाल परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो यह चित्रकार मृतक के परिवार के पास उस पेंटिंग के साथ जाते हैं, जिसमें दिवंगत आत्मा के दर्द को दर्शाया गया होता है। असम के 4 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। कौन कौन से हैं? तो कार्बी आंगलोंग हैंडलूम, असम बिहू पेपा और असम बांस शिल्प और देवरी हैंडलूम उत्पाद। नेक्स्ट है ओडिशा के मयूरभंज में 1.5 करोड़ वर्ष पुराने समुद्री जीवों के अवशेष मिले हैं। ओडिशा के मयूरभंज जिले में वैज्ञानिकों को एक महत्वपूर्ण जीवाश्म खोज में लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पुराने समुद्री जीवों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 18 जून 2026 को बरीपदा के निकट बुद्ध बलंगा नदी के किनारे स्थित बारीपदा फॉसिल बेड से शार्क के दांत, शार्क की कशेरुकाएं, मछलियों की हड्डियां, मोलस्क के खोल और सूक्ष्म समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले हैं। ये खोज न केवल क्षेत्र के प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने में सहायक है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि वर्तमान में स्थल वाला भाग यह क्षेत्र कभी समुद्र के नीचे था। प्राप्त जीवाश्म मियोसीन युग से संबंधित है, जो लगभग 2.3 करोड़ वर्ष पहले शुरू होकर 53 लाख वर्ष पहले तक चला था। मयूरभंज जैसे वर्तमान आंतरिक क्षेत्र में समुद्री जीवों के जीवाश्मों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि लाखों वर्ष पहले ओडिशा के कुछ हिस्से उथले समुद्र से ढके हुए थे। यह खोज प्राचीन समुद्री पर्यावरण और भूगर्भिक परिवर्तनों के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बारिपदा फॉसिल बेड में कशेरुकी और अकशेरुकी दोनों प्रकार के जीवों के अवशेष संरक्षित हैं। यहाँ शार्क के दांत, कशेरुकाएं सबसे अधिक पाए जाने वाले समुद्री कशेरुकी जीवाश्मों में शामिल हैं। प्रारंभिक अध्ययनों के अनुसार स्थल से प्राप्त मछली जीवाश्मों में लगभग आधे अवशेष शार्क से संबंधित हैं। इसके अलावा मोलस्क के खोल, सूक्ष्म जीवाश्म भी मिले हैं, जिनका उपयोग प्राचीन पर्यावरणीय परिस्थितियों को समझने के लिए किया जाता है। वर्तमान बंगाल की खाड़ी का तट बारीपदा से लगभग 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन यह जीवाश्म समूह इस क्षेत्र के बहुत पुराने समुद्री स्वरूप का प्रमाण प्रस्तुत करता है। यह महत्वपूर्ण खोज एक छात्र शैक्षणिक भ्रमण के दौरान हुई। इस अभियान का नेतृत्व उत्तर ओडिशा विश्वविद्यालय और महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव विश्वविद्यालय के रिमोट सेंसिंग और जीआईएस विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर देवव्रत नंदी ने किया।
जीवाश्मों के विस्तृत अध्ययन के लिए जीवाश्म वैज्ञानिकों और अन्य अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आगे की शोध से क्षेत्र के समुद्री इतिहास और जैव विविधता के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट है, भारत दुनिया के प्रमुख वीजा कार्यक्रमों में शीर्ष स्थान पर है। 11 जून 2026 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के प्रमुख वीजा कार्यक्रमों में शीर्ष स्थानों पर बना हुआ है। अमेरिका के H1 वीजा कार्यक्रम में भारत सबसे बड़ा स्रोत देश है, जबकि ब्रिटेन के स्किल्ड वर्कर वीजा और यूरोपीय संघ के ब्लू कार्ड कार्यक्रम में भारत दूसरे स्थान पर है। उसके बाद है, वर्कफोर्स मैनेजमेंट सर्विसेज फर्म डील द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर कुशल पेशेवरों की आपूर्ति में या आपूर्ति में अहम भूमिका निभा रहा है और बदलते वैश्विक प्रवासन रुझानों का लाभ उठाने की मजबूत स्थिति में है। अब कंपनियां लागत कम करने की जगह दुर्लभ और उच्च कौशल वाली प्रतिभाओं के लिए अधिक वेतन देने को भी तैयार है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के गोल्डन वीजा और सामान्य रोजगार वीजा दोनों श्रेणियों में सबसे आगे हैं। वर्तमान में यूएई की कुल आबादी में भारतीयों की हिस्सेदारी लगभग 38% है। 150 से अधिक देशों में 40,000 से ज्यादा कंपनियों के भर्ती आंकड़ों पर आधारित इस रिपोर्ट में पाया गया कि वीजा धारक कर्मचारियों को समान पदों पर काम करने वाले स्थानीय कर्मचारियों की तुलना में अधिक वेतन मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि वैश्विक भर्ती का मुख्य कारण प्रतिभा की कमी है, न कि कम वेतन पर कर्मचारियों की नियुक्ति करना। अमेरिका में H1 वीजा धारकों का औसत वेतन 1.4 लाख डॉलर है, जबकि समान पदों पर अमेरिकी नागरिकों का औसत वेतन 1.3 लाख डॉलर है। ब्रिटेन में स्किल्ड वर्कर वीजा धारकों की औसत आय 96,000 पाउंड है, जबकि स्थानीय नागरिकों की आय 87,000 पाउंड है। यूएई में गोल्डन वीजा धारकों की औसत आय 6.05 लाख दिरहम है, जबकि सामान्य रोजगार वीजा धारकों की आय 4.59 लाख दिरहम है। डील के प्लेटफॉर्म पर भारतीय पेशेवरों की भर्ती में सबसे तेज वृद्धि ऑस्ट्रेलिया में दर्ज की गई, जहां साल दर साल आधार पर 724% की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद ब्रिटेन में 142% और अमेरिका में 139% की वृद्धि दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पेशेवरों के लिए यूएई सबसे बड़ा वैश्विक गंतव्य बना हुआ है। इसके बाद सिंगापुर, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा का स्थान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में भारतीय तकनीकी प्रतिभाओं की अंतर्राष्ट्रीय मांग लगातार बढ़ रही है। यूरोपीय संघ से बाहर के कुशल पेशेवरों को बिना नौकरी के प्रस्ताव कि जर्मनी आने की अनुमति देने वाली जर्मनी की औसर कार्ड योजना के तहत जारी किए गए कुल परमिटों में लगभग एक तिहाई भारतीयों को मिले हैं। नेक्स्ट है कि WEF की अग्रणी प्रौद्योगिकी फर्मों की सूची में 9 भारतीय स्टार्टअप शामिल। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF ने औद्योगिक क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों एंड टेक्नोलॉजी पायनियर्स की सूची जारी की है। इस वैश्विक सूची में भारत के 9 नए स्टार्टअप्स को स्थान मिला है। जून 2026 में सूची को जारी करते हुए WEF ने कहा कि 23 देशों के 100 शुरुआती चरण के स्टार्टअप एआई के अगले युग के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर रहे हैं और ऐसी अभूतपूर्व प्रौद्योगिकियां विकसित कर रहे हैं जिनमें उद्योगों और समाजों को बदलने की क्षमता है। भारत के स्टार्टअप मुख्य रूप से डीप टेक और अंतरिक्ष नवाचार पर केंद्रित हैं। इस सूची में 43 कंपनियों के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है और चीन 10 कंपनियों के साथ दूसरे स्थान पर तथा 9 कंपनियों के साथ भारत को तीसरा स्थान मिला है। वर्ष 2000 में शुरू की गई टेक्नोलॉजी पायनियर्स पहल दुनिया भर के शुरुआती दौर के स्टार्टअप्स का एक प्रमुख समुदाय है, जो अपनी तकनीकों और नवाचारों से भविष्य को आकार दे रहा है। इन कंपनियों का चयन व्यापार और समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता के आधार पर किया जाता है और उन्हें WEF के माध्यम से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के नेताओं के साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इन भारतीय कंपनियों में शामिल होने इन भारतीय कंपनियों में शामिल होने से इस दल में भारत की कुल कंपनियों की संख्या अब 28 हो गई है। सूची में शामिल भारतीय स्टार्टअप और उनके कार्य तो पहला है एयरबाउंड। ये ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणालियों तक रक्त और जरूरी चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने के लिए ड्रोन नेटवर्क का संचालन कर रहा है। दूसरा है बैलेट्रिक्स एरोस्पेस। यह अंतरिक्ष में गतिशीलता के लिए प्रणोदन प्रौद्योगिकियों का विकास और निर्माण कर रहा है। उसके बाद है बॉर्डर प्लस। ये स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास के अवसर तलाशने में सहायता प्रदान कर रहा है। उसके बाद है ध्रुव स्पेस। ये भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए छोटे उपग्रह प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट है एथीरियल एक्सप्लोरेशन गिल्ड। अंतरिक्ष में लागत प्रभावी कक्षीय पहुंच के लिए लॉन्च व्हीकल विकसित कर रहा है।
नेक्स्ट है ऑर्बिट आईडी। ऑर्बिटर आईडी यानी अंतरिक्ष में उपग्रहों में ईंधन भरना, मरम्मत और उन्हें कक्षा से हटाने यानी डी ऑर्बिटिंग की तकनीक पर कार्य कर रहा है। उसके बाद है फर्म बॉक्स बायो। ये जैव निर्माण के उत्पादन से वैकल्पिक लिपिड और प्रोटीन और हरित रसायनों का उत्पादन कर रहा है। नेक्स्ट है सरला एविएशन। तो शहरी हवाई यातायात के लिए बिजली से चलने वाले और उड़ान भरने वाले विमानों का निर्माण कर रहा है। उसके बाद है बराह। यह विकासशील बाजारों में कृषि आधारित जलवायु समाधानों के लिए रिमोट सेंसिंग और ब्लॉकचेन तकनीक का निर्माण कर रहा है। अगर हम लोग देखें शीर्ष 10 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप वाले देशों की सूची, तो पहले स्थान पर अमेरिका है और भारत तीसरा रैंक है भारत का। उसके बाद वैश्विक पेटेंट रैंकिंग में जियो शीर्ष 20 में शामिल। जियो प्लेटफॉर्म ने वैश्विक पेटेंट रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की जून 2026 में जारी पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी रैंकिंग 2026 में जियो प्लेटफॉर्म शीर्ष 20 में पहुंच गई है। कंपनी 2025 की सूची में 320वें स्थान से उछलकर 20 स्थान पर पहुंच गई है। जियो प्लेटफॉर्म्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की टेक्नोलॉजी इकाई है। कंपनी अब हुआवेई, सैमसंग, क्वालकॉम, एलजी, पैनासोनिक, नोकिया, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी वैश्विक टेक कंपनियों के समूह में शामिल हो गई है। जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के एमडी आकाश एम अंबानी के अनुसार 31 मार्च 2026 तक जियो प्लेटफॉर्म ने कुल 6817 पेटेंट फाइल किए हैं, माफ करिएगा। इनमें 2393 पेटेंट भारत में और 4424 पेटेंट विदेशी बाजारों में फाइल किए गए हैं। उसके बाद है म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन ऑंग हाइंग ने भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा 30 मई से 3 जून 2026 तक की, जो वर्ष 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा की शुरुआत 30 मई को बोध गया के महाबोधि मंदिर में दर्शन से की। भारत के प्रधानमंत्री के साथ 1 जून 2026 को हुई उच्च स्तरीय चर्चाओं में द्विपक्षीय सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई और साझा क्षेत्रीय हितों की रक्षा के लिए पारस्परिक प्रतिबद्धताओं को सुदृढ़ किया गया। भारत म्यांमार का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2025 में दोनों देशों के बीच $2.1 बिलियन का व्यापार हुआ। म्यांमार भारत की एक्ट ईस्ट नेबरहुड फर्स्ट और भारत प्रशांत नीतियों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो पूर्वोत्तर की सुरक्षा, आसियान कनेक्टिविटी, समुद्री हितों और इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का सामना करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा ने सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी, महत्वपूर्ण खनिजों, मानवीय सहायता और लोगों के बीच आपसी संबंधों में सहयोग को सुदृढ़ किया और साथ ही कलादान परियोजना, आईएमटी, त्रिपक्षीय राजमार्ग और रुपया कयात व्यापार तंत्र जैसी परियोजनाओं के प्रति प्रतिबद्धताओं को दोहराया। म्यांमार ने आश्वासन दिया कि उसकी धरती का उपयोग भारत विरोधी विद्रोह गुटों जैसे एनएससीएन के नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, खापलांग और यूएलएफए यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम द्वारा नहीं किया जाएगा। इन्होंने ऐतिहासिक रूप से म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने आश्रय स्थल बना रखे हैं। दोनों देश वर्ष 2024 से संचालित रुपया कयात निपटान तंत्र के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने और कृषि प्रसंस्करण, पेट्रोलियम, ऊर्जा और खनन क्षेत्रों में निवेश सहयोग को गहरा करने पर द्विपक्षीय वार्ता में सहमत हुए। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को गति देने के लिए प्रतिबद्धता दो। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को गति देने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई गई। भारत म्यांमार के साथ जुड़ाव की पुष्टि और उसकी नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट फर्स्ट और महासागर नीतियों के लिए इसके महत्व पर बल दिया गया। भारत ने म्यांमार के छात्रों के लिए मेकांग गंगा आईसीसीआर छात्रवृत्ति की संख्या 36 से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा की। भारत और म्यांमार ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों के बढ़ते सामरिक महत्व को स्वीकार करते हुए इस क्षेत्र में समन्वय एवं सुदृढ़ सहयोग को करने पर सहमत हुए हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में 1400 वर्ष पुराने पुराने 25 शिलालेख और शैल कलाकृतियों की खोज। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की अभिलेख शाखा ने 13 जून 2026 को पूर्ण हुए एक विशेष सर्वेक्षण के दौरान आंध्र प्रदेश के नल्ला टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र में 25 प्राचीन अभिलेखों का दस्तावेजीकरण और प्रतिलिपि तैयार की है। यह अभिलेख दूसरी शताब्दी ईस्वी से लेकर 16वीं शताब्दी ईस्वी तक की लगभग 1400 वर्षों की ऐतिहासिक अवधि को दर्शाते हैं। इनमें तेलुगु, कन्नड़,
प्राकृत भाषाओं तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए महत्वपूर्ण अभिलेख शामिल हैं। सर्वेक्षण के दौरान 11 जून 2026 को गंगाराम पेंटा, मित्यंटा और पलितला, पुनालवागी और जिलाला पुड्डू जैसे गांवों से भी 7वीं से 16वीं शताब्दी ईस्वी के बीच के 8 तेलुगु अभिलेखों की प्रतिलिपियां तैयार की गईं। इसके बाद 12 जून 2026 को कन्नड़ और तेलुगु लिपियों में लिखे गए 10 अन्य अभिलेखों का दस्तावेजीकरण किया गया। ये अभिलेख कल्याणी, चालुक्य, पोटापी चोल, काकतीय और विजयनगर काल से संबंधित पाए गए। इन अभिलेखों से मध्यकालीन दक्षिण भारतीय राज्यों की राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है। 13 जून 2026 को सर्वेक्षण दल को 7 और अभिलेख प्राप्त हुए, जिनमें सातवाहन काल से संबंधित दुर्लभ अभिलेख भी शामिल हैं। ये अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। सातवाहन राजवंश दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उसके अभिलेख दक्कन क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को समझने में विशेष महत्व रखते हैं। सर्वेक्षण के दौरान नल्लामाला टाइगर रिजर्व के भीतर कृष्ण नदी के तट पर स्थित अलातम क्षेत्र में प्राचीन शैल चित्रों की पहचान की गई और इन चित्रों में महापाषाणी और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की कलाकृतियां भी शामिल हैं। भारत में शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक और महापाषाणीय और प्रारंभिक ऐतिहासिक चरणों में वर्गीकृत किया जाता है और ये चित्र प्राचीन मानव जीवन, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं की झलक प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद है ब्रिक्स विज्ञान अकादमी फोरम 2026 की पहली बैठक। तो भारत की ब्रिक्स ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा सतत विकास के लिए एआई का उपयोग और वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना विषय पर ब्रिक्स विज्ञान अकादमी फोरम 2026 की पहली बैठक का आयोजन 10 जून 2026 को वर्चुअल माध्यम से किया गया। इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, बेलारूस, नाइजीरिया इत्यादि देशों ने 10 देशों की विज्ञान इत्यादि सहित देशों के सहित 10 देशों की विज्ञान अकादमियों ने भी भाग लिया था। बैठक का उद्देश्य जिम्मेदार, न्यायसंगत और समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के विकास के लिए साझा दृष्टिकोण को अपनाना था। बैठक के दौरान विज्ञान और सतत विकास के लिए एआई संबंधी मसौदे या घोषणा पत्र की समीक्षा की गई तथा उसे और मजबूत बनाने पर सहमति बनाई गई। प्रतिभागी देशों ने साझा कंप्यूटिंग अवसंरचना, सहयोगात्मक डेटा प्लेटफॉर्म और बहुभाषी एआई मॉडल विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके साथ ही संयुक्त कार्यबलों के गठन, शोधकर्ताओं की गतिशीलता और ओपन सोर्स वैज्ञानिक अवसंरचना को प्रोत्साहित करने का भी आह्वान किया। फोरम की दूसरी प्रत्यक्ष बैठक 22 से 23 जुलाई 2026 को आईआईटी हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। भारत वर्ष 2026 में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय के साथ ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के सदस्य और सहयोगी देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग को नई दिशा देने का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है नेपाल के विदेश मंत्री की भारत यात्रा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के निमंत्रण पर 5 से 7 जून 2026 तक 3 दिवसीय भारत यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान नेपाल के विदेश मंत्री खनाल ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने विकास सहयोग, संपर्क, व्यापार और पारगमन, ऊर्जा और जन जन संबंधों सहित भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। भारत और नेपाल के विदेश मंत्रियों के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद 3 प्रमुख परिणाम सामने आए जो इस प्रकार हैं। दोनों नेताओं ने यूपीआई यानी भारत और एनपीआई जो कि नेपाल का है, इनके बीच पर्सन टू पर्सन यानी पी2पी लिंकेज का शुभारंभ किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल भाषणी डिवीजन और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच नेपाल के लिए वॉइस फर्स्ट भाषा अनुवाद मंच हेतु डिजिटल इंडिया पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई केंद्र के बीच बहुभाषी भाषा प्रौद्योगिकियों और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर भारत द्वारा वित्त पोषित 84 पुनर्निर्माण परियोजनाएं नेपाल को सौंपी गई हैं 2015 के भूकंप के बाद। नेक्स्ट है भारत ब्रिटेन महत्वपूर्ण खनिज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला का शुभारंभ। 4 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री गंगापुरम जी किशन रेड्डी और यूनाइटेड किंगडम यूके की विदेश और विकास मामलों की राज्य सचिव यवेट कपूर ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में भारत यूके महत्वपूर्ण खनिज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला का शुभारंभ किया। यह पहल महत्वपूर्ण खनिजों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करती है और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उन्नत विनिर्माण और उभरती प्रौद्योगिकियों का
समर्थन करती है। ग्लोबल सप्लाई चेन ऑर्बिटरी यानी GSCO एक संयुक्त मंच है। इसका नेतृत्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत प्रौद्योगिकी अनुवाद अनुसंधान पार्क, प्रौद्योगिकी नवाचार अन्वेषण एवं खनन फाउंडेशन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय करता है। इसका उद्देश्य भारत ब्रिटेन सहयोग के माध्यम से भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला संबंधी जानकारी और साक्ष्य आधारण नीति निर्माण को मजबूत करना है, ताकि लचीली, सुरक्षित और विविध खनिज मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण किया जा सके। नेक्स्ट है मेटा रिलायंस इंडस्ट्री का जामनगर में संयुक्त भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर। भारत में एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को गति देने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और मार्क जुगरबर्ग की कंपनी मेटा ने गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता वाला भारत का पहला डेटा सेंटर विकसित करने के लिए समझौता किया है। अगले 2 वर्षों में तैयार होने वाला डेटा सेंटर भारत में मेटा का पहला बिल्ट टू सूट केंद्र होगा और कंपनी की बढ़ती एआई व डिजिटल सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। 10 जून 2026 को जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 168 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर विकसित करेगी, जिसे 2 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इसे आगे बढ़ाने का विकल्प भी होगा और मेटा इस सुविधा से क्षमता पट्टे एंड लीज पर लेगी। यह डेटा सेंटर रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित होगा और समुद्री जल से लवण हटाकर डिसैलिनेशन डिसैलिन डिसैलिनेशन इसका शीतलन किया जाएगा। इसे मेटा प्लेटफॉर्म भारत में 2 प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा प्रदाताओं क्लीन मैक्स और फोर्थ पार्टनर एनर्जी के साथ भी साझेदारी कर रही है। इसमें करीब इसे करीब 1 गीगावाट या 1000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को समर्थन मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरपर्सन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा कि मेटा के साथ यह साझेदारी भारत के डिजिटल अवसंरचना क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण है। मेटा जैसी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के लिए भारत के पहला बिल्ट टू सूट डेटा सेंटर बनाना इस बात का प्रमाण है कि भारत वैश्विक एआई क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मेटा ने 2020 में जियो प्लेटफॉर्म में 5.7 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया था। बयान में कहा गया है कि यह डेटा सेंटर मेटा के वैश्विक अवसंरचना की जरूरतों को पूरा करेगा और उसके मुख्य कारोबार और एआई कंप्यूटिंग आवश्यकताओं का समर्थन करेगा, जो वैश्विक डिजिटल और एआई परिवेश में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। नेक्स्ट है देश का पहला एआई वीडियो मॉडल वारिया। देश का पहला एआई वीडियो मॉडल वारिया 12 जून 2026 को लॉन्च किया गया। इसे इंडिया एआई मिशन के तहत अवतार एआई ने विकसित किया है। यह मॉडल टेक्स्ट टू वीडियो और इमेज टू वीडियो जनरेट करने की क्षमता रखता है। यह एक 14 बिलियन पैरामीटर वाला उन्नत मॉडल है। यूजर्स इस प्लेटफॉर्म पर फोटो और रॉ वीडियो अपलोड कर सकते हैं उस और उन्हें जैसा वीडियो चाहिए वे बना सकते हैं। ऐसा करने के बाद फोटोज और वीडियो से उन्हें एक एडिट की हुई वीडियो मिल जाएगी। अवतार के सीईओ और को फाउंडर श्रवण अरुल ने कहा कि यूजर्स इस प्लेटफॉर्म पर 100 रुपये में 211 सेकंड का वीडियो बना सकेंगे। कंपनी का दावा है कि एआई मॉडल वारिया से वीडियो बनाना बेहद आसान हो जाएगा। जहां पहले वीडियो बनाने में 50 अलग-अलग स्टेप्स लगते थे, वहीं अब सिर्फ 4 स्टेप्स में वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। इस वजह से दुनिया के अन्य बड़े और लोकप्रिय वीडियो टूल्स के मुकाबले 10 गुना अधिक तेज और प्रभावशाली सिद्ध होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सचिव एस कृष्णन ने देश के इस पहले वीडियो फाउंडेशन एआई मॉडल वारिया को लॉन्च किया, जिसका स्टार्टअप अवतार एआई ने बनाया है। नेक्स्ट है देश की न्यायपालिका ने महिला प्रतिनिधित्व को लेकर इतिहास रचा। देश की न्यायपालिका में महिला प्रतिनिधित्व को लेकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। पहली बार भारत में एक साथ 4 महिला हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कार्यरत हैं। इसे उच्च न्यायिक व्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। सिक्किम हाई कोर्ट की जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किए जाने के साथ यह उपलब्धि दर्ज हुई। वर्तमान में देश की 4 महिला हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं। पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय, जो कि 5 जून 2026 से, गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल 23 जुलाई 2023 से, और मेघालय हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रेवती मोहिते डेरे 10 जनवरी 2026 से, और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस लीसा गिल 25 अप्रैल 2026 से कार्यरत हैं। इससे पहले देश में एक समय में अधिकतम 3 अस्थायी महिला चीफ जस्टिस ही कार्यरत थी। संसद में इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2026 तक देश के विभिन्न हाई कोर्ट में कार्यरत 781 जजों में से 116 महिलाएं थीं।
यह कुल कार्यरत जजों का लगभग 14.85% है। नेक्स्ट है फोतुला सुरंग प्रोजेक्ट को सरकार की मंजूरी। हाल ही में लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर फोतुला सुरंग परियोजना को केंद्रीय सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत 1196.22 करोड़ रुपए है। परियोजना के अंतर्गत कुल 2.65 किलोमीटर लंबा मार्ग विकसित किया जाएगा, जिसमें 1.96 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग और 0.69 किलोमीटर लंबी संपर्क सड़कें शामिल होंगी। यह परियोजना लद्दाख में परिवहन सुविधा, सामरिक संपर्क और वर्ष भर सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। फोतुला दर्रा लद्दाख क्षेत्र में लगभग 4108 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह उरी श्रीनगर लेह राजमार्ग का सबसे ऊंचा बिंदु माना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लद्दाख को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है और नागरिक आवागमन, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तथा रक्षा बलों की रसद व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। फोतुला परियोजना के अंतर्गत एक यूनिडायरेक्शनल ट्विन ट्यूब सुरंग का निर्माण किया जाएगा। ट्विन ट्यूब सुरंग में यातायात के लिए 2 समानांतर सुरंगें बनाई जाती हैं, जिनमें प्रत्येक का उपयोग एक दिशा में वाहनों के आवागमन के लिए किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था से यातायात प्रबंधन अधिक प्रभावी होता है तथा सड़क सुरक्षा में सुधार होता है। परियोजना में सुरंग के दोनों ओर संपर्क मार्ग भी विकसित किए जाएंगे ताकि यातायात का संचालन सुचारू रूप से हो सके। फोतुला क्षेत्र की मौजूद सड़क में तीव्र ढाल, खतरनाक हेयरपिन मोड़ और ऊंचाई से जुड़ी कई चुनौतियां मौजूद हैं। सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी और बर्फ जमने के कारण यह मार्ग अक्सर बाधित हो जाता है। परियोजना के पूरा होने के बाद यात्रा दूरी में लगभग 8.5 किलोमीटर की कमी आने का भी अनुमान है।